हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। इस लेक्चर में हम लोग कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को फिर से देखेंगे और इसमें आपको सिखाएंगे कि जैसे हम लोग नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट किए थे, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान दो थोड़ा, यूनिट वेक्टर्स इन कर्वीलिनियर सिस्टम्स। कर्वीलिनियर सिस्टम समझ में आया था ना। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपका जो एक्सेस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब स्ट्रेट ही होगा। वो कर्व भी हो सकता है। अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया तो वो तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट ही हो। ठीक है, तो वैसे केस में हम मान लेते हैं लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है। देन R इज इक्वल टू आर वेक्टर u1 u2 u3। वो डायग्राम याद करो जो हम आपको कर्व वाला करके दिखाए ना, उसको सामने में रखो। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने बनाया नहीं, आप उसको सामने में रखो, उसको देखो ध्यान से। यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किसका फंक्शन होगा? u1 u2 u3 का फंक्शन होगा। ध्यान रहे, फंक्शन होगा, इसीलिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पे u1 u2 u3 का फंक्शन होगा। बोल सकते हैं इस तरह से, ए टेंजेंट वेक्टर टू द u1 कर्व। जो आप u1 कर्व देखो, इस तरह का कुछ बना हुआ था ना, ऐसे करके मैंने आपको इस तरह से कर्व बना के दिखाया था, तो आप उसको देखो अच्छे से। जो u1 कर्व है आपका, वहां पे एक टेंजेंट वेक्टर बनाना है हमको। एक टेंजेंट वेक्टर बनाओ उस कर्व पे एट पर्टिकुलर पॉइंट p फॉर विच u2 एंड u3 आर कांस्टेंट। उसके लिए आपको u2 और u3 को कांस्टेंट होना पड़ेगा। हम बनाएंगे इसके अगले वाले स्लाइड में, हम आपको डायग्राम से दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखो डायग्राम को, खुद को देखो और देखो वहां पे u1 कर्व है, उस पे टेंजेंट एक बनाओ। एक पॉइंट जो पीक पॉइंट कंसिडर किए हो ना, उसी पॉइंट P से लेकर के एक टेंजेंट खींच दो u1 कर्व के ऊपर, जहां पे आपका u2 और u3 क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। उसको हम इस तरह से शो करेंगे, क्या? डो आर वेक्टर बाय डो u1, डो आर वेक्टर बाय डो u1। u1 कर्व पे एक टेंजेंट बनाना है, ठीक है। अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर, सपोज मान लो एक टेंजेंट वेक्टर इधर बन गया, तो इसी डायरेक्शन में मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये फाइंड करने का मतलब ये वाला फाइंड करना है कि नहीं? एक यूनिट वेक्टर मतलब ये वाला छोटा वाला फाइंड करना। वो कैसे फाइंड करोगे? जो वेक्टर है डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये वेक्टर हमको पता चल गया कि ये पूरा वेक्टर क्या है? डो आर बाय डो u1 है। इसी को अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमको एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर मिलेगा। यहां पे आपको पता है कि ये वाला क्या है? एक स्केलर मिलेगा आपको। ये क्या है? एक स्केलर मिलेगा, स्केलर फैक्टर मिलेगा यहाँ पे। तो उसी स्केलर फैक्टर को हम कंसिडर किए हैं h1, मान लेते हैं हम h1। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन को क्या लिखा जा सकता है? इस वाले एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं डो आर बाय डो u1 इज इक्वल टू h1 e1। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम क्या किए? अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन इज e1 इज इक्वल टू डो आर बाय डो u1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डो आर बाय डो u1। ठीक है, अब इसी चीज को हम लिख दिए h1, तो जिसके कारण से हम डो आर बाय डो u1 को हम लिख सकते हैं h1 e1। डो आर बाय डो u2 को लिखा जा सकता है h2 e2 और डो आर बाय डो 3 को लिखा जा सकता है h3 e3। क्लियर है? तो ये सब क्या है? ये सब है आपके यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स। ठीक है, e1 क्या है आपका? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यहां पे आपको ध्यान देना है कि h1 h2 h3 ये सारे क्या है? स्केलर फैक्टर्स हैं, स्केलर फैक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर्स e1 e2 e3 आर इन द डायरेक्शंस ऑफ इंक्रीजिंग u1 u2 u3 रेस्पेक्टिवली। e1 जो होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? जिधर u1 आपका इंक्रीज कर रहा हो। e2 जिस डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में होगा? जिधर u2 इंक्रीज कर रहा हो। e3 कौन से डायरेक्शन में होगा? जिधर u3 इंक्रीज कर रहा हो। समझ में आया? तो यहां पे आपको ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट, इसी का काम लगेगा आगे। फिर से एक बार समराइज करके देख लो। यूनिट वेक्टर्स इन कर्वीलिनियर सिस्टम्स, हम किस में बात कर रहे हैं? कर्वीलिनियर सिस्टम्स में बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो पोजीशन वेक्टर होगा ऑब्वियसली वो u1 u2 u3 का फंक्शंस होगा। टेंजेंट वेक्टर u1 का मतलब u1 कर्व के कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट वेक्टर अगर हमको बनाना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट p पे, जहां पे आपका u2 और u3 तो कांस्टेंट होता है, तो टेंजेंट वेक्टर
u1 डायरेक्शन मतलब u1 कर्व पे जो टेंजेंट वेक्टर बनाएगा वो किसको कहलाएगा, डू आर बाय डू u1। ठीक है, उसी डायरेक्शन में आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है तो आप इसका मॉड ले लो, मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दिस। इसको आप h1 मानो तो इस चीज को आप लिख सकते हो h1 e1, इस चीज को लिखो h2 e2, इस चीज को लिखो h3 e3। बस ये रिलेशन आपको याद रखना है। साथ में h1 h2 h3 जो है ये सारे स्केलर फैक्टर्स हैं, और जो यूनिट वेक्टर्स u1 u2 u3 जो है वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, e1 होगा u1 के डायरेक्शन में, e2 होगा u2 के डायरेक्शन में, और e3 होगा u3 के डायरेक्शन में। बस इतना ही है इसमें। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर एक डायग्राम बनाते हैं और इसके बाद कुछ और रिलेशंस देखते हैं। अब ये डायग्राम देखो, ये वाला वो डायग्राम बहुत ही फेवरेट सा, u1 इज इक्वल टू सी, मतलब ये वाला सरफेस दिखा, ये वाला सरफेस, इसको हम हल्का सा शेड करते हैं, थोड़ा बूंदा बूंदी गिरा देंगे। ऊपर का सरफेस दिखा, जब भी कुछ ब्रेड या बटर जब खाते हैं ना तो इस तरह से स्लाइस वगैरह कुछ बनता है ना, वैसा ही है। बर्गर पिज्जा मान लो कुछ इस तरह का। u1 इज इक्वल टू सी, मतलब ये ऊपर वाला सरफेस। u1 कर्व कौन सा है, ये वाला, ये वाला मेरा सरफेस है, और ये क्या है, कर्व है, u1 कर्व। u2 ये वाला सरफेस है, और ये क्या है, मतलब u2 ये वाला सरफेस है, और इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर कर्व निकलता है उसको हम u2 बोलते हैं। फिर u3 ये वाला कर्व है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो तुम्हारा कर्व निकलता है उसको u3 बोलते हैं। कर्व है, लाइन नहीं पता है। u1 कर्व के टेंजेंट ये है हमारा पॉइंट P, ये वाला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को P बोलते हैं ना। तो इस पॉइंट P से इस वाले कर्व लाइन पे अगर टेंजेंट आप बनाते हो तो आपको मिलेगा e1। वही चीज अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं। इसी पॉइंट से अगर आप u2 पे कर्व पे आप टेंजेंट खींचते हो तो बनता है e2। अब इसी पॉइंट से u3 लाइन पे, u3 कर्व लाइन पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो बनता है u3। समझ में आई बात। दूसरी बात, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। सीख चुके हैं हम लोग ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व। ठीक है, तो नेबुला u1 इज अ वेक्टर एट पॉइंट P। नेबुला u1 इज अ वेक्टर एट पॉइंट P। इस पॉइंट पे एक वेक्टर निकालना है हमको, क्या नाम का, नेबुला u1 का। नॉर्मल टू द सरफेस u1 इज इक्वल टू c1। अब सुनो, u1 इज इक्वल टू c1 मतलब ये वाला सरफेस, ये जो सरफेस दिखा ऐसा दिख रहा होगा, देखो ये वाला सरफेस के नॉर्मल मतलब ऐसा। सरफेस को हम टेढ़ा करेंगे तो नॉर्मल किधर जाएगा, उधर या फिर इधर, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा साइड लेना चाहते हो। सरफेस आपको ऐसा दिखेगा तो आप किधर जाओगे, इधर जाओगे। सरफेस के परपेंडिकुलर ही जाना है। तो सरफेस ये रहा, इस पॉइंट से आप इस सरफेस पे परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो हम बोलोगे सर ये तो और कुछ नहीं, एक वेक्टर हो गया ये, और ये वेक्टर को ही हम e1 वेक्टर बोल रहे हैं, और e1 वेक्टर और कुछ नहीं नेबुला u1 बाई ये है। याद आ रहा है कुछ, क्या ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, बस वही है। आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस डायरेक्शन में निकाल दे रहे हो तो उसको आप क्या बोल दे रहे हो, नेबुला u1 इज अ वेक्टर एट पॉइंट P। इस पॉइंट पे आप एक नॉर्मल वेक्टर बना दे रहे हो। किसके नॉर्मल होना चाहिए, u1 इज इक्वल टू c, इस वाले कर्व्ड सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए। अ यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस, तो एक यूनिट वेक्टर आपको ये मिल जाएगा। जैसे मॉड से आप डिवाइड कर देते हो तो नॉर्मलाइज हो जाता है ना, तो मतलब नॉर्मलाइज करने मतलब यूनिट वेक्टर निकाल देना। तो आप e1 निकाल दिए हो यहाँ से, तो ये वाला जो वेक्टर आपने कैलकुलेट किया ये एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो u1 इज इक्वल टू c कर्व से परपेंडिकुलर निकलेगा। ठीक, उसी तरह से e2 अगर मुझे निकालना है तो हम तो वही फाइंड करेंगे, नेबुला u2 बाय मॉड ऑफ नेबुला 2। e3 फाइंड करना है तो नेबुला u3 बाय मॉड ऑफ नेबुला 3। दिखाई डायरेक्शन बताओ, u1 इज इक्वल टू c मतलब ये सरफेस से परपेंडिकुलर इस पॉइंट से निकलता हुआ। e2 किधर होगा, u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब ये वाला साइड वाला सरफेस से इस पॉइंट से कुछ निकलता हुआ होगा। तो सपोज मान लेते हैं, ठीक है चलो, इस सरफेस से निकलता हुआ कुछ इधर,
ये जरूरी नहीं कि उसके टेंजेंशियल हो या उससे हमको मतलब नहीं, आपको ये सरफेस को देखना है गौर से। तो मेरा सरफेस ऐसा है और इसके परपेंडिकुलर हम बना दिए कुछ इस तरह से, तो ये बन गया मेरा कुछ E2 यहाँ पे, ठीक है। इसका बाकी लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। साथ ही साथ इस पॉइंट P से आपको एक नॉर्मल बनाना है U3 के नॉर्मल, मतलब U3 इज इक्वल टू C। ये वाला जो आपका सामने वाला सरफेस दिख रहा है इसके आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ठीक है, चलो हम मान लेते हैं ये और कुछ नहीं ऐसा है। ये रहा मेरा E3। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस स्मॉल E1 एंड कैपिटल E1, स्मॉल E2 एंड कैपिटल E2, स्मॉल E3 एंड कैपिटल E3 अलग अलग है। E1 आपका क्या था, एक यूनिट, मतलब एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर था। E1 क्या है, एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। कहां पे बनाया गया है वो टेंजेंट, U1 इज इक्वल टू ये वाला कर्व के टेंजेंट बनाया गया है, P पॉइंट से ओरिजिनेट करता हुआ। और E1 क्या है, ये एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो U1 इज इक्वल टू C कर्व से नॉर्मल बनाया गया है इस पॉइंट P पे। तो हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिसिस कर रहे हैं। इसको गौर से आप समझ लीजिए, दिमाग में आप अच्छे से सील कर लीजिए इसको, कि अभी जो हम सब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। आपके किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है ना, ये वाला पॉइंट हम बताए थे, याद करो, ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया हवा में। अब इसी पॉइंट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। ये वाला जो पॉइंट आपने हवा में छोड़ा है इस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी को मैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी तो दिखा सकता हूं। इसी को मैं अभी जनरलाइज करूंगा थोड़ी देर के बाद, अभी मैं इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ले जाऊंगा, इसी पॉइंट को मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ले जाऊंगा, ठीक है। तो वहां पे पहुंचने के लिए आपको एक कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया है, जिससे आप स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल ही नहीं बल्कि अलग अलग बहुत सारे और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में डायरेक्ट रिलेशन ट्रांसफर कर सकते हो। समझ में आया? तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट हम लोग कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ इस तरह से कर रहे हैं। ये एक इसका जनरल सा डायग्राम है, कुछ बटर स्लाइस टाइप का ऐसा कुछ, ठीक है, जहां पे एक सरफेस आपको दिख रहा है, एक दो तीन सरफेसेस दिख रहे हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकलता हुआ दिख रहा है, जिसको हम लोग U1 इज इक्वल टू C सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर निकलेगा उसको E1 बोला जाएगा। U2 इज इक्वल टू C कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर निकलेगा उसको हम लोग E2 बोलेंगे। U3 इज इक्वल टू C कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर निकलेगा उसको E3 बोलेंगे। क्लियर हो गया? ये नॉर्मल वेक्टर्स हैं, और ऐसा ही वैसे नॉर्मल वेक्टर नहीं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स। कैसे? जो U1 इज इक्वल टू C1 एक सरफेस है ना। अरे ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है यार, ग्रेडियंट समझाएं, बहुत पहले समझाएं। कोई भी सरफेस का मतलब ग्रेडियंट निकालना रहता है, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है ना, U1 वेक्टर तो नहीं है, वो तो है स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन मतलब एक कर्व्ड सरफेस, कुछ भी एक सरफेस, उसका ग्रेडियंट निकाला तो मतलब क्या, उसी सरफेस से बाहर की तरफ ओरिजिनेट किया। अरे तुम ही लोग तो आंसर दिए थे ना सर, ग्रेडियंट मतलब और कुछ नहीं, डायरेक्शन ऑफ द डेंसिटी विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, बस वही है। ये वाला सरफेस है, ये निकल रहा है इधर, ये वाला सरफेस से ये इधर जा रहा है, ये वाला सरफेस से उधर जा रहा है। समझ में आया? ये एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स हैं, E1 E2 E3, और स्मॉल E1 स्मॉल E2 स्मॉल E3 और कुछ नहीं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स खेल का था, ठीक है। दे आर ओरिजिनेटिंग एट पॉइंट P एंड आर नॉर्मल टू द सर्वाइज, जो मैंने अब बताया वही चीज लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस स्मॉल E1 कैपिटल E1, स्मॉल E2 कैपिटल E2, स्मॉल E3 कैपिटल E3। साथ ही साथ U1 कर्व और U1 लाइन जो है, U कर्व्ड लाइन जो है, U1 कर्व, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो U1 इज इक्वल टू C है, U1 इज इक्वल टू C एक सरफेस है, और ये सिर्फ U1 एक कर्व है। ये कर्व हमको तब मिला है जब हमारा U3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सरफेस और U2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सरफेस आपस में कनेक्टेड हुए हैं। ये दोनों सरफेस कनेक्ट हुआ, टच हुआ, तब कॉमन जो जोन था या कॉमन कर्व था उसको हम U1 बोले।
ये दोनों सरफेस टच हुआ, सटा, तो इसको हम लोग U3 बोल दिए। ये दोनों टच हुआ तो इसका जो कॉमन है उसको हम लोग U2 बोल दिए। आई होप ये पूरा डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो इनिशियल में आपको काफी टफ लग रहा था सर ये क्या डायग्राम है, वो अब काफी हैंडी हो चुका है। जैसे हमारा हैंडी हो गया ना, ये बना देते हो ना, ये अरे आंख बंद करके भी बना देते हो ना, उसी तरह से इसको भी बना देना, क्या दिक्कत है। समझ में आया? हम लोग जा रहे हैं इस दुनिया से इस दुनिया में जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, ठीक है। तो पैक कर लीजिए, हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। एक पॉइंट था यहाँ पे P, इसी पॉइंट को हम लोग इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ कैसे P पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का सीख रहे हैं, वही चीज है यहाँ पे। उसके लिए थोड़े फंडामेंटल चाहिए ना, तो इतना फंडामेंटल्स आप लीजिए, आगे भी लेते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। ईच पॉइंट P ऑफ अ कर्विलिनियर सिस्टम, ईच पॉइंट P ऑफ अ कर्विलिनियर सिस्टम, कौन सा सिस्टम है? कर्विलिनियर, ये वाला सिस्टम। ये पॉइंट क्या है मेरा? ये पॉइंट P है। इस कर्विलिनियर सिस्टम में कोई भी पॉइंट आप P कंसिडर करो। ईच पॉइंट P ऑफ अ कर्विलिनियर सिस्टम, किसका सिंबल है बताओ जरा? ई को पलटा दिया ना, स्पेलिंग मिस्टेक है। देयर एग्जिस्ट ईच पॉइंट P ऑफ अ कर्विलिनियर सिस्टम, देयर एग्जिस्ट इन जनरल टू सेट्स ऑफ वेक्टर्स E1, E2, E3 tangent to the coordinate curves and E1, E2, E3 normal to the coordinate surfaces। ध्यान से सुनो, अब हम लोग डायरेक्ट जंप मारने वाले हैं। अब आप फंडामेंटल्स हो चुका है आपका। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हर पॉइंट पे दो सेट्स ऑफ वेक्टर्स हमेशा आएंगे। फिर से सुनो, कर्विलिनियर सिस्टम में हर पॉइंट पे दो सेट्स ऑफ वेक्टर्स हमेशा आएंगे। क्या? पहला सेट रहेगा E1, E2, E3 जो टेंजेंट होगा। दूसरा कैपिटल E1, कैपिटल E2, कैपिटल 3 जो नॉर्मल होगा। सर टेंजेंट किस पे? टेंजेंट आपके कोऑर्डिनेट कर्व्स पे। सर यहां पे कोऑर्डिनेट कर्व्स क्या है? U1 कर्व एक कोऑर्डिनेट कर्व है, U2 कर्व एक कोऑर्डिनेट कर्व है, U3 कर्व एक कोऑर्डिनेट कर्व है। तो इस तीनों कर्व्स पे तो टेंजेंट वेक्टर्स होंगे। दिखा दें तो U1 कर्व पे टेंजेंट वेक्टर खींचो, इधर मिला तो हमको क्या मिला? ये इसको हम बोले स्मॉल E1। U2 कर्व पे एक टेंजेंट वेक्टर टानना है हमको, तो P पॉइंट से टेंजेंट बनाओ इधर, तो इसको हम बोल दिए E2 कर्व। U3 कर्व पे एक टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करना है P पॉइंट से, तो एक टेंजेंट वेक्टर इधर चला गया मेरा E3। क्लियर हो गया? तो एक सेट आपका रेडी है। साथ ही साथ एक और सेट आपको चाहिए जो कोऑर्डिनेट सरफेसेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। U1 इज इक्वल टू C, ये एक कोऑर्डिनेट सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आएगा। तो मान लेते हैं ये वाला सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस साइड जा रहा है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा इधर ही हो सकता है इधर भी हो, ये जरूरी नहीं कि हमेशा इधर ही हो सकता है इधर भी हो, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है आपने कर्व कैसे बनाया। अब इसी चीज को हम ऐसे बनाते तो टेंजेंट इधर चला जाता और हो सकता है कि इधर आता। तो वो समझ रहा हो इस बात को कि ये वाला जो रेड कलर का टेंजेंट वेक्टर दिख रहा है ना, ये कर्व पे टेंजेंट बना है, और ग्रीन कलर का जो एक वेक्टर दिख रहा है उसका इस कर्व से कुछ लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? इस सरफेस से। सरफेस के परपेंडिकुलर निकलना चाहिए इस पॉइंट पे, तो यहां पे निकल गया E1, ठीक है। U2 इज इक्वल टू C, इस वाले कर्व्ड सरफेस पे से P पॉइंट पे परपेंडिकुलर मार दो, तो इस वाले सरफेस पे P पॉइंट पे परपेंडिकुलर ले इधर मार दिया, तो ये क्या है? U2 इज इक्वल टू C, मतलब एक सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा? तो ये बन जाएगा हमारा E2। समझ आया? U3 इज इक्वल टू C, मतलब ये वाला सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पॉइंट से? P पॉइंट से। तो ठीक है, इस पॉइंट से सपोज मान लेते हैं इधर कुछ चला जाता है, ये बन गया मेरा E3। बुझली? तो ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पे हमेशा दो सेट्स ऑफ वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे।
कौन सा सिस्टम है? कर्विलीनियर सिस्टम। बस ये एक सिंपल सा छोटा सा चीज बताने के लिए हमको आपको एकदम हौले हौले सब कुछ देना पड़ा। पॉइंट P को कंसिडर किया, इस पॉइंट पे आपका E1 E1 आएगा, E2 E2 आएगा और E3 E3 आएगा। मतलब एक जैसा नहीं, स्मॉल E1 कैपिटल E1 आएगा, स्मॉल E2 कैपिटल E2 आएगा, स्मॉल E3 कैपिटल E3 आएगा। क्लियर है? लेकिन यहां पे वो चीज नहीं होती, यहां पे आइडेंटिकल हो जाती है। आपका जो E1 और E1 है ये आइडेंटिकल एक ही हो जाएगा। E2 और E2 है मतलब आइडेंटिकल इस सिस्टम में, और E3 और E3 है ये भी आइडेंटिकल। देखो कैसे जादू, देखो पहले तो ये बात समझ लो, फिर से देख लो। ईच पॉइंट P ऑफ अ कर्विलीनियर सिस्टम, हर पॉइंट P किसी भी कर्विलीनियर सिस्टम में हर पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट इन जनरल टू सेट्स ऑफ वेक्टर्स। एक सेट ऑफ वेक्टर्स तो आपका स्मॉल E1 स्मॉल E2 स्मॉल E3 होता है, टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट कर्व्स E1 E2 E3, और जो कोऑर्डिनेट कर्व्स है ना उसके टेंजेंट ही रहेगा, मतलब स्मॉल E1 E2 E3, और टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट कर्व्स ये रहा, एंड कैपिटल E1 कैपिटल E2 कैपिटल E3 विच इज नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट सरफेस, जो सरफेसेस के नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा। तो हमेशा ये पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, कर्विलीनियर सिस्टम है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, खासियत इस बात की ये होती है, मतलब इस वाले कर्विलीनियर सिस्टम की, तो ये आपका जो डायरेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट बदलेगा। यहां पे आप लिख सकते हो डायरेक्शंस चेंजेस पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। अरे थोड़ा सा पॉइंट खिसका दोगे ना, सब कुछ कहानी सब कुछ बदल जाएगा। तुम ये पॉइंट से थोड़ा खिसक के इधर आ जाओ, अरे टेंजेंट इधर जाना था, टेंजेंट उधर चला जाएगा, नॉर्मल इधर चला जाएगा। हर पॉइंट पे तुम इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, अरे आंख बंद करो, देखो कि ये कर्व है इस पॉइंट पे कर्विलीनियर सिस्टम में। अच्छा इस पॉइंट पे तो E1 इधर E1 E2 इधर जा रहा है, और E1 E2 E3 स्मॉल E1 स्मॉल E2 स्मॉल E3 ऐसे जा रहा है, और कैपिटल E1 कैपिटल E2 कैपिटल E3 जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट को खिसका दो, थोड़ा सा ही खिसकाया मैंने, थोड़ा सा खिसका दो। अच्छा टेंजेंट इधर जा रहा था ना, अब टेंजेंट इधर 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 जाएगा, नॉर्मल इधर इधर जाएगा, और खिसका दो। अरे तुम थोड़ा सा शिफ्ट करोगे ना पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे तुम्हारे टेंजेंट वेक्टर्स किसी और डायरेक्शन में जा रहे होंगे, नॉर्मल वेक्टर्स किसी और डायरेक्शन में जा रहे होंगे। यही तो है इसका ना खूबसूरती। तुम समझो कितना ब्यूटीफुल चीज है, बनाने वाले ने कितनी बेहतरीन तरीके से सोच के दिमाग ला के बनाया। तो हम लोग को कभी, मतलब मैंने तो बनाया नहीं, लेकिन उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना, रिसर्च कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा इज्जत दे दिया करो ना। इतना रिसर्च करके हम लोग कुछ देते हैं, आप लोग को कदर नहीं करते, थोड़ा सा कदर कर दीजिए करिए। इसी कारण से ना पूरा सृष्टि चल रहा है। थोड़ा समझिए हमारी अहमियत को। वही है, इंडिया में रिसर्चर्स की कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं, प्रोफेसर्स की भी कोई वैल्यू नहीं, औकात नहीं। वैल्यू तो आप लोग की होंगी, IAS ऑफिसर वालों को, IPS ऑफिसर वालों की। खैर एनीवेज, समय बदले, होप कि कंट्री को रियलाइज हो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स और साइंटिफिक कम्युनिटी कितना बड़ा योगदान करती है। ठीक है, आप लोग तो चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ना, लेकिन जो सुख सुविधाएं आप ले रहे हैं किसकी बदौलत है? किसकी बदौलत है? वो रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स, मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स, जान बचा कौन बचाता है? ये सब ना। तो वही चीज़ है कि मतलब सोसाइटी में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अनबैलेंस टाइप की है। आई डोंट नो क्यों इस तरह से किया हुआ है। जिनका ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए उनको कोई पूछते नहीं। कोई प्रोफेसर को रहता है तो मैं वही सोचता हूँ कि कितना डिमीन किया हुआ है ना, मतलब वो जो एक प्रोफेसर का मिलना चाहिए, एक मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, पावर, वो चीज़ नहीं है, मिसिंग है। और ये चीज़ मुझे को बहुत खलती है। ऐसा क्यों है? जिनके कारण से सब कुछ चल रहा है, जो सब कुछ बना बना के देते हैं, वो गुमनामी की ज़िंदगी में चले जाते हैं। एनीवेज, आने वाले समय में होप सो कि हमारी जनरेशन नहीं तो आने वाली जनरेशन में थोड़े से बदलाव हो जाए और थोड़ा बहुत इज्जत हम लोग को मिल जाए। आइए वापस आइए इस पॉइंट P पे अगर हम बात करें तो हम क्या बोले, किसी भी कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स पे, किसी भी मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर पॉइंट पे आपके अलग अलग सेट ऑफ वेक्टर्स बन जाएंगे। एक पॉइंट पे सपोज मान लो स्मॉल E1 स्मॉल E2 स्मॉल E3 है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल E1 कैपिटल E2 कैपिटल E3 है। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट शिफ्ट कर दिया, उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग
स्मॉल e1 डैश, स्मॉल e2 डैश, स्मॉल e3 डैश टेंजेंट वेक्टर्स, उसी के कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल E1 डैश, कैपिटल E2 डैश, कैपिटल E3 डैश। थोड़ा सा पॉइंट और शिफ्ट कर दो, उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट वेक्टर्स E1 डबल डैश, E2 डबल डैश, E3 डबल डैश, उसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मल वेक्टर्स E1 कैपिटल E1 डबल डैश, कैपिटल E2 डबल डैश, कैपिटल E3 डबल डैश। समझ में आया अंतर? तो यहां पे आपका डायरेक्शन जो होता है ना वो हर पॉइंट से पॉइंट पे बदल जाता है। पॉइंट बदला, डायरेक्शन बदला, लेकिन यहां पे बदला क्या? नहीं बदलेगा। अरे सेम चीज है। क्या बताए, ये वाला जो सरफेस है ना, इसी को इमेजिन करो कि परपेंडिकुलर है। U1 इज इक्वल टू सी, U2 इज इक्वल टू सी, U3 इज इक्वल टू सी, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा ना मुन्ने, U1 इज इक्वल टू सी, एक सरफेस दिखा, अब हम इसको रेक्टेंगुलर सरफेस बना दिया, इसीलिए तो नाम दिया गया ना इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। क्लियर हो रहा है? आई होप अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो U1 इज इक्वल टू सी मतलब ये वाला प्लेन दे रहे हो, देख रहे हो ये वाला प्लेन क्या है? एक सरफेस है। U1 इज इक्वल टू सी। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर U1 इज इक्वल टू सी, सरफेस के परपेंडिकुलर जो आपका कर्व बनाते हो, कौन सा कर्व बनता है? U1 कर्व बनता है। तो इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर जो कर्व बनाया है मैंने, कौन सा कर्व बना है? U1 कर्व बना है। अरे इसी को तो एक्स एक्सिस बोलते हैं ना, बस खेल खत्म। उसी तरह से U2 इज इक्वल टू सी, ये वाला सरफेस है, कर्व सरफेस मान लो। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर जो आप कर्व बनाते हो वो कौन सा कर्व बनता है? U2 कर्व। तो देखो इस वाले सरफेस के कर्व कौन सा कर्व गया? U2 कर्व। बस इसके कोरस्पॉन्डिंग U3 कर्व। समझ में आया? साथ ही साथ U1 इज इक्वल टू सी, U2 इज इक्वल टू सी, U3 इज इक्वल टू सी, सरफेस समझ में आया था? तो ये रहा मेरा ये U1 इज इक्वल टू सी, ये पीछे वाला सरफेस, U2 इज इक्वल टू सी मतलब साइड वाला सरफेस, और U3 इज इक्वल टू सी बॉटम वाला सरफेस। हालांकि यहाँ पे ये सब चीज थोड़ा सा हम शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन आपको समझने के लिए ये समझ जाओ कि एक्चुअली इसका फीलिंग क्या है, मतलब क्या है, इसके भावनाएं क्या है, इसके इमोशंस क्या है, ये चीज आपको ध्यान देना है बस। ये आपका एक्स एक्सिस देखो, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस जहां पे आपका कॉमन मिला उसी को तो बोल दिया ना U3। फिर ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस जो आपका कॉमन मिला उसको U2 बोल दिया, और ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस जो कॉमन मिला उसको U1 बोल दिया। बस उसी को तो x1 एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है। अंतर क्या हुआ इसमें? अंतर यही हुआ कि यहाँ पे जो आपके सरफेसेस थे वो सब के सब सरफेसेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और हम एक और चीज बताए थे, तो ये पॉइंट आपका P पॉइंट ठीक है ना। अब यहाँ पे इसी पॉइंट को, वो वाला जो पॉइंट P है, इसके लिए सपोज मान लो ओरिजिन है, मान लो ना, अरे मान लो, मानने में क्या जाता है, कोई दिक्कत है क्या? इसको पॉइंट P है ना, तो हम ठीक है कंसिडर करते हैं P। ये वाला पॉइंट P कंसिडर करो। जो यहाँ पे हो रहा था सेम कहानी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे भी है आपके सेट ऑफ वेक्टर स्मॉल E1, स्मॉल E2, स्मॉल E3, कैपिटल E1, कैपिटल E2, कैपिटल E3। दिखा 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 नहीं दिखा? देखो स्मॉल E1, स्मॉल E2, स्मॉल E3 क्या था? वो सारे टेंजेंट वेक्टर्स थे। टेंजेंट वेक्टर्स थे किस पे? U1 कर्व पे, U2 कर्व पे, U3 कर्व पे। तो बना दे इसमें टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ये क्या है? स्मॉल E1, स्मॉल E2, स्मॉल E3 क्या है? ये सब यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे बना दे यूनिट टेंजेंट वेक्टर, दिखा दें। अरे U1 के कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर बन गया जो U1 के टेंजेंट होगा। तो U1 कर्व के टेंजेंट मारे ना, तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं? आई कैप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे यहाँ का आई कैप मतलब इधर का स्मॉल E1। रिलेट कर पा रहे हो? फिर U2 कर्व के कोरस्पॉन्डिंग इसका टेंजेंट बनाना है। U2 कर्व के कोरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट से टेंजेंट हमको स्मॉल E2 मिला था, लेकिन यहां पे इस पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो एक छोटा सा एक यूनिट वेक्टर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये आई कैप था, ये बन गया जे कैप, मेरा बना जे कैप। उसी तरह से U3 कर्व पे जो टेंजेंट वेक्टर आप बना रहे हो E3, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बताओ बताओ। U3 कर्व, ये U3 कर्व, इसके टेंजेंट बना देते हैं। तो ये रहा मेरा टेंजेंट। हम लोग सीख के आए ना कि जेड डायरेक्शन में जो टेंजेंट वेक्टर मतलब एक यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? के कैप। यहां का आई कैप, इधर का स्मॉल E1, यहां का जे कैप,
इधर का स्मॉल ई टू, यहाँ का के कैप, यहाँ का स्मॉल ई थ्री। क्लियर है? तो यहाँ पे E1 E3 E1 E2 E3 है, दिखा दूंगा। कैपिटल E1 कैपिटल E2 कैपिटल E3 दिखाएं? अरे कैपिटल E1 का मतलब और कुछ नहीं, ये वाला जो सरफेस है U1 इज इक्वल टू सी सरफेस के परपेंडिकुलर, E2 कुछ नहीं U2 के परपेंडिकुलर, U2 इज इक्वल टू सी कर्व के सरफेस के परपेंडिकुलर, E3 कुछ नहीं U3 इज इक्वल टू सी कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ठीक है, यहां पे U1 इज इक्वल टू सी है, सरफेस है, तो इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा? इस पॉइंट से इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला हो सकता है क्या? नहीं, अरे ये तो इसी में है, इसी प्लेन में है। ये वाला हो सकता है? अरे ये भी नहीं हो सकता, एक ही बचा हमको ये। तो आपका जो एक्स एक्सिस है ना, वो और कुछ नहीं, आपका कैपिटल E1 है। यहां पे आपका वाई एक्सिस जो है ना, वो और कुछ नहीं, कैपिटल E2 है। यहां पे जो आपका जेड एक्सिस है ना, वो और कुछ नहीं, आपका कैपिटल E3 है। बुझे चीज? तो यहां पे आपका आई कैप और एक्स का डायरेक्शन एक है, एक ही लाइन में है। जे कैप और वाई का एक ही डायरेक्शन में है लाइन, मतलब डायरेक्शन, मतलब एक ही लाइन में डायरेक्शन है। फिर के कैप और जेड कैप, के कैप और जेड एक्सिस एक ही डायरेक्शन में है। डायरेक्शन बदला क्या है पे? पॉइंट टू पॉइंट। इसी चीज को आप थोड़ा सा यहां खिसका दो, डायरेक्शन बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। अरे यहां पे लियो ना, अब यहां पे आ जाओ। कुछ बदला, अंतर हुआ? नहीं। अरे यहां पे भी इधर इधर इधर, मतलब जेड एक्सिस जाना मतलब ऊपर ही जाना। इसमें कहने का यही मतलब होता है, जेड एक्सिस जाना मतलब ऊपर ही जाना। तुम यहां जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, तुम कहीं पे भी जाओ। ऐसे देखो मेरा हाथ का मूवमेंट, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहे हैं, देख लो मुन्ने, पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, डायरेक्शन बदला है क्या? डायरेक्शन नहीं बदला है, जेड एक्सिस में ही जा रहे हैं हम। चाहे हम इधर से जाएं, चाहे रॉकेट इधर से टेक ऑफ करे, चाहे इधर से करे, सब जेड डायरेक्शन में जाएगा। हम शूट करेंगे तुमको, चाहे हम ऐसे शूट करें, चाहे ऐसे शूट करें, चाहे ऐसे शूट करें, डायरेक्शन बदलेगा क्या? नहीं, सब आपके आंखों में घुसेगा। ठीक है? उसी तरह से अगर हम, ये तो हो गया, ये भी हो गया, और क्या बचा? ये वाला डायरेक्शन, हाँ इधर वाला डायरेक्शन। तो इधर अगर हम पॉइंट करें, इधर वाला लिफ्ट मांगेगा किसी से, ठीक है, इधर, चाहे यहाँ पे खड़ा होकर लिफ्ट मांगे, चाहे इधर खड़ा होकर लिफ्ट मांगे, अंतर पड़ेगा। डायरेक्शन बदलेगा? डायरेक्शन नहीं बदलेगा, हम वाई डायरेक्शन में ही जाएंगे। तो हम चले गए, सॉरी, हाँ, इस जो भी मानना हो, इसको वाई मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको जेड मान लो, कुछ भी। पॉइंट टू पॉइंट इसमें डायरेक्शन नहीं बदलते हैं, डायरेक्शन रिमेन्स फिक्स्ड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, डायरेक्शन चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो आप लिख लो यहां पे, डायरेक्शन डज नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, डायरेक्शन डज नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट बदलोगे तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा रे। डायरेक्शन का तो हम देखो यहां पे ना, यहां पे चाहे रहे तो हमको पता है कि ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम बता रहे हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है? पॉइंट हम यहां नहीं लेकर के हम इधर ले लेते हैं। डायरेक्शन बदलेगा क्या? वाई का मतलब तो उधर ही था, तो ठीक है, चलो इसी डायरेक्शन को ही वाई ही बोला जाएगा, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। ये एक्स बोला जाएगा, ये वाई बोला जाएगा, जेड बोला जाएगा, अरे कहीं पॉइंट लो। लेकिन ये एक सिचुएशन यहां नहीं होता। यहां पे अगर मान लो सपोज एक E1 इधर है और इसके कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल E1 यहां है, E2 अगर ऐसा है और इसके कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल E2 अगर ऐसा है, और आपका E3 अगर ऐसा है और कैपिटल E3 सपोज ऐसा है, अब ये इधर कर दोगे ना, कहानी बदल जाएगी। हो सकता है तुम्हारा E1 यहां पे ऐसे दिख रहा था, अब E1 चला आया इधर, ये E1 हो गया, कैपिटल E1 हो गया। फिर ये हो सकता है कि स्मॉल E2 आ जाए और ये कैपिटल E2 इधर चला है, ये स्मॉल E3 ऐसा आ जाए और कैपिटल E3 ऐसा आ जाए। पॉइंट टू पॉइंट बदला कि नहीं बदला? ये पॉइंट से हम ये पॉइंट पे आ गए, कहानी बदल गई ना। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन पूरी तरह से बदल गया। स्मॉल E1, स्मॉल E2, स्मॉल E3, कैपिटल E1, कैपिटल E2, कैपिटल E3, इनका जो पेयर्स है वो पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन यहां पे तो नहीं। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, के कैप मतलब जेड एक्सिस।
बात खत्म। दोनों का डायरेक्शन सेम, आई का और एक्स का डायरेक्शन सेम। लेकिन यहां पे स्मॉल ई1 और कैपिटल ई1 का डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं है ना। अरे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं, कोई जन्म में पॉसिबल नहीं। दूसरी बात, स्मॉल ई1 स्मॉल ई2 स्मॉल ई3 जो है यहां पे आपको दिख रहा है, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं। इसी के एनालॉगस आपका आई कैप जे कैप के कैप है, जो एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स है। ठीक, कैपिटल ई1 कैपिटल ई2 कैपिटल ई3 ये सब क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स हैं, जो कि सरफेसेस कोऑर्डिनेट सरफेसेस के परपेंडिकुलर हैं। आई कैप जे कैप के कैप ये भी एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स ही हैं, जो कि u1 u2 u3 के सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां पे E1 जो है ये सारे यूनिट वेक्टर्स ही हैं, स्मॉल E1 स्मॉल E2। अभी हम शायद बता दिए तुमको कि E1 E2 कैपिटल 3 इसके एनालॉगस है। एक्स एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के एनालॉगस है, लेकिन यूनिट में। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना, ये भी यूनिट है। स्मॉल E1 स्मॉल E2 स्मॉल E3 यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं। कैपिटल E1 कैपिटल E2 कैपिटल E3 यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स हैं। दोनों के दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं। यहां पे आई कैप जे कैप के कैप यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स भी बोल सकते हो। टेंजेंट किसके कोरस्पॉन्डिंग बोलोगे? एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग, वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग, जेड एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग। ध्यान से सुनो मेरी बात मुन्ने। आई एक्सिस आई कैप जे कैप और के कैप ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं। किसके कोरस्पॉन्डिंग? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस 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 के कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट वेक्टर्स हैं। लेकिन आई कैप जे कैप के कैप को आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स बोल सकते हो। किसके कोरस्पॉन्डिंग? एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग नहीं। अब यहां पे आपका आ जाएगा भाई U1 प्लेन, मतलब कौन से प्लेन है ये? वाई और जेड है ना, तो वाई जेड प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग आई कैप, फिर एक्स वाई प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग के कैप, और एक्स जेड प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग जे कैप, यूनिट नॉर्मल। तो आप दो अलग तरीके से बता सकते हो। आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो। आई होप काफी अच्छी तरह से क्लैरिटी आ चुकी होगी कि इस वाले सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम में और इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग। फिर से एक बार रीड कर दीजिए। Each point P of a curvilinear system, there exist in general two set of vectors E1, E2, E3 tangent to the coordinate curves and capital E1, capital E2, capital E3 normal to the coordinate surfaces. Clear है? The sets become identical. ये sets identical कब हो जाएंगे? जब curvilinear coordinates system is orthogonal. ये था, बन गया ऑर्थोगोनल। अरे आइडेंटिकल हो गया। Both sets are analogous to I cap, J cap, K cap unit vectors in rectangular coordinate system. बस स्मॉल E1 I cap के कोरस्पॉन्डिंग है, कैपिटल E1 भी I cap के कोरस्पॉन्डिंग है, ई स्मॉल E2 I cap J cap के कोरस्पॉन्डिंग है एनालॉगस, और कैपिटल E2 ये भी J cap के कोरस्पॉन्डिंग एनालॉगस है। स्मॉल E3 K cap के कोरस्पॉन्डिंग एनालॉगस है। कैपिटल E3 के कैप के आई जे हाँ के कैप के कोरस्पॉन्डिंग एनालॉगस है। क्लियर हो गया ना? आप प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, हम बहुत बार बता दिए, अच्छे से बता दिए कि दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, इसको नोट करिए। अब आज का एक आखिरी चीज, फिर लेक्चर को करेंगे समाप्त। नोट, क्या नोट करने वाली बात है कि द सेट्स डो आर बाय डो U1, डो आर बाय डो U2, डो आर बाय डो U3। ठीक है, एंड नेबला U1 नेबला U2 नेबला U3 आर कॉन्स्टिट्यूट द रेसिप्रोकल सिस्टम्स ऑफ वेक्टर्स। तो ये जो सेट है ना, इसको और इसको क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बोला जाता है। सर ये क्या है? अरे वही चीज जो E1 क्या आपने डिफाइन किया था। E1 और कुछ नहीं, एक टेंजेंट वेक्टर था ना, डो R1 बाय डो U1 का मॉड आप ले लेते थे डिवाइड करके बाय मॉड ऑफ डो R1 बाय डो U1 करते थे। अरे करते थे। तो डो E1 मतलब ये था, E2 का मतलब 2 2 आएगा, E3 का मतलब 3 3 आएगा। और उसी तरह से ये जो आपका E1 है, कैपिटल E1, ये क्या था? ये था आपका नेबला U1 बाय मॉड ऑफ नेबला U1। बस अब तो रिलेट कर लो।
क्या कह दिए हम, ये था एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ये था एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर। उसी में से सिर्फ इसको, जो टेंजेंट वेक्टर बड़ा वाला जो टेंजेंट वेक्टर है, या फिर जो बड़ा वाला नॉर्मल वेक्टर है, ग्रेडियंट जो है, उनके सेट को क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल सिस्टम्स ऑफ वेक्टर्स। पहली बात, इसको आप अच्छे से याद रखें, क्या बोलेंगे, इस वाले को और इस वाले के सेट को रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे। दूसरा पॉइंट, जो आपने स्मॉल e1 स्मॉल e2 स्मॉल e3 या फिर कैपिटल E1 कैपिटल E2 कैपिटल E3 यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर्स और यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स, ये सब आपके बेसिस वेक्टर्स हैं, और वो भी टू बी मोर स्पेसिफिक यूनिट बेसिस वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जितने भी वेक्टर्स आपके हैं, सबको आप या तो इनके टर्म्स में या फिर इनके टर्म्स में, कैसे टर्म्स में, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। बेसिस डायमेंशंस हम बहुत सदियों पहले आपको पढ़ा चुके हैं और बहुत बारीकी से पढ़ाया, काफी अच्छे से पढ़ाया है। अब ये मत पूछना सर ये बेसिस वेक्टर क्या होता है। बेसिस वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर्स जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में दुनिया भर के वेक्टर्स को आप लिख सकते हो उस पर्टिकुलर सिस्टम में, उस पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस में। क्लियर है? तो यहां पे स्मॉल E1 स्मॉल E2 स्मॉल E3 या फिर कैपिटल E1 कैपिटल E2 कैपिटल E3, इनको हम लोग बेसिस वेक्टर्स बोलेंगे, और ज्यादा मोर स्पेसिफिक यूनिट बेसिस वेक्टर्स बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिट है। क्यों? क्योंकि ऑल वेक्टर्स कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। ठीक है, देख लो, जैसे कोई एक वेक्टर मैंने उठाया A, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 E1 A2 E2 A3 E3। कैपिटल A1 कैपिटल E2 कैपिटल E3 क्या है, वो सारे कंपोनेंट्स हैं A के इस पर्टिकुलर सिस्टम में। कौन? टेंजेंट वाले सिस्टम में, टेंजेंट वाले सिस्टम में। क्योंकि यहां पे स्मॉल E1 स्मॉल E2 स्मॉल E3, अगर आप टेंजेंट के टर्म्स में आप सब कुछ कर रहे हो, तब ए का जो कंपोनेंट आप लोगे वो सब टेंजेंट के टर्म्स में ही आएगा ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग ही आएगा। ठीक, उसी तरह से कैपिटल ए को आप स्मॉल A1 इंटू E1 मतलब इसके टर्म्स में भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप इसके टर्म्स में लिखोगे तब टेंजेंट वाले का क्या काम, यहाँ पे क्या काम, यहाँ पे तो यूनिट नॉर्मल है ना, तो उसी का कंपोनेंट लेंगे ना। तो इसीलिए A1 A2 A3 जो कंपोनेंट्स हैं ए के इस पर्टिकुलर सिस्टम में, कौन सा सिस्टम में, नॉर्मल वाले सिस्टम में। क्वेश्चन करोगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको यही चीज बताना था कि दोनों सेम नहीं होते। कैपिटल A1 और स्मॉल A1 को एक मत कर देना, अरे एक नहीं है। कैपिटल A2 कैपिटल स्मॉल A2 कैपिटल A3 स्मॉल A3 अलग अलग चीजें हैं। अगर आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स के टर्म्स में लिखोगे तो इसका कंपोनेंट कुछ और आएगा, अगर आप इसको यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स के टर्म्स में लिखोगे तो इसका कंपोनेंट कुछ और आएगा। बुझे चीज? बस यही था आपका। आई होप काफी अच्छी तरह से आपको कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया होगा। इसका एक तीसरा भाग हम लोग अगले लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि एक लेक्चर में अगर सब कुछ कर देंगे तो खिचड़ी पच जाएगी और वो सही नहीं है। मुझे तोड़ तोड़ के पढ़ना भी पसंद है, तोड़ तोड़ के पढ़ाना भी पसंद है। ठीक है, तो आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ बताना ज़रूरी है, कुछ कुछ इनिशिएटिव्स और हम लोगों ने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि वो ज़रूरी है, और इंडिया में ये कोई करता नहीं है, कर नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको पता चला, अगर आप मेरे से एसोसिएटेड हो तो आपको पता चल जाएगा। और एक होता है ना कि अगर वो इंसान वो उस प्रॉब्लम को झेला है तो वो नहीं चाहता कि सामने वाले वो चीज़ को झेलें। अगर मुझे ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारा गाइडेंस, अगर इतना अपनापन या मार्गदर्शन, या मतलब होता है ना कि एक मॉरल मेंटर या फिर स्पिरिट गाइड या इस तरह का कुछ गाइड अगर मेरे को कोई मिलता, हालांकि मिले हैं, लेकिन होता है ना सबका अपना लिमिटेशंस होता है, तो हमारे एग्जाइडमी का कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपकी सुविधा के लिए, आपके लाइफ को मतलब सिक्योर करने के लिए सबका तो नहीं कर सकते, जितना पॉसिबल हो सकता है कोशिश करते हैं। तो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हम लोगों ने सारथी नाम से, जो आपका एक करियर गाइड है। तो आपको करियर से रिलेटेड कोई भी संबंधित कोई भी प्रश्न है तो हम लोग से मिल सकते हो। एक्चुअली वी आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है,
मतलब सब मेरे फ्रेंड्स हैं ऑब्वियसली, अच्छे अच्छे जगह पे जो उसी बैकग्राउंड से निकल कर पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है चलो हम लोग अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो परंपरागत तरीके से ये चलता ही चला जाएगा। जो गरीब है या फिर जो असक्षम है उसको वैसी ही क्या बोलते हैं सिस्टम के मार का झेलना पड़ेगा। वो पैसे के अभाव में ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो उसको अब थोड़ा बदलने का समय आ गया है, थोड़ा सा ही। अगर एक दो का भी अच्छे जगह पे सेटल हो जाए ना तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। तो सारथी नाम से वो है। दूसरा रेनबोज नाम से तो आपको पता है कि जो एलजीबीटी स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली हमारे क्या बोलते हैं उसको संकुचित, कंट्रोवर्शियल और क्लोजेट वाली कंट्री में जो नहीं करते खुल के। ऑब्वियसली मैं भी समझता हूँ चीज़ों को, क्योंकि बात करने से लोगों का रिएक्शन बदल जाता है, तो उसको भी चेंज करने का समय आ गया है। तो अगर आप LGBTQ+I वगैरह कम्युनिटी से हो और आपको कन्फ्यूजन रहता है कि आपको कन्फ्यूज हो जा रहे हो अपने सेक्सुअलिटी को लेकर के कि आपको कैसे बात करें, ना तो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं ना तो टीचर से बात कर सकते हैं, काउंसलर के पास जाओ तो या फिर तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ तो वो तो कुछ ऐसा ही दे देगा कि बीमार है, कुछ इलेक्ट्रिक शॉक्स दे देंगे। अरे नेचुरल है मेरे भाई और मेरे बहन, इट्स नेचुरल। अगर आप बॉयज हो और बॉयज़ की तरफ अट्रैक्शन आ रहा है तो इट्स नेचुरल। अगर आप गर्ल हो, गर्ल की तरफ अट्रैक्शन आ रहा है, इट्स नेचुरल। निकलो इस सब चीज़ से, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बड़ा सोचो, पढ़ोगे ना, थोड़ा सा विजडम थोड़ा ग्रो करेगा ना, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें ना, बकवास चीज़ जो फोबिया टाइप का है ना, वो सब निकल जाएगा। थोड़ा ग्रो अप करो, ठीक है। और आपके अगर मुझे पता है कि आपके फ्रेंड्स होंगे क्लोजेट में होंगे, उनको अपने से घुट घुट के रह रहे होंगे, तो उनको बस हमारे पास भेज दीजिएगा, वी विल काउंसिल, ठीक है। तो रेनबोज हो गया, सारथी हो गया आपका एक करियर गाइड। फिर एक लेख नाम से स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसे तो बहुत सुंदर लिखते हैं। मैंने बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको बताया था, मतलब कुछ दिया था, कुछ टॉपिक्स दिए थे ग्रुप में एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि अच्छा चलो देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो लिख क्या रहे हैं। मेरे को आश्चर्य लगा, आई मीन मतलब सीरियसली इतना सुंदर लिखते हैं ना, इतना सुंदर विचार आते हैं और पता नहीं इतने इनोवेटिव आइडियाज कहाँ कहाँ से छुपे हैं। वो सब हिडन टैलेंट्स को निकालना है अपन, हम लोग को निकालना है। इसीलिए वो स्टार्ट किया कि लेख है तो जो है आपके स्टेट PCS और UPSC के जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे, अगर आप सुन रहे होंगे तो कनेक्टेड हो जाइए। हम टॉपिक देंगे, उसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, स्कैन करेंगे, PDF हमें भेजेंगे। हम अपने जो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं हमारे, जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिनका इंग्लिश काफ़ी बेहतरीन है, गोल्ड मेडलिस्ट तक हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर्स तक हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बड़े बड़े फैकल्टीज़ को तो अप्रोच नहीं कर सकते ना, उतनी हैसियत औकात नहीं है हमारी कि उतना हम लोग पैसा इन्वेस्ट करें। जो भी हैं हम लोग अपने फ्रेंड्स मिलके कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको अच्छा ज्ञान है, ठीक है। तो वो क्या सही है क्या गलत है, ग्रामेटिकल एरर्स या फिर इंग्लिश में क्या क्या है, सब चीज़ वो अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम उनको फॉरवर्ड करते हैं, वो आपका पढ़ते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उस हिसाब से आपको रेट करके, कमेंट करके, फीडबैक दे करके वापस आप तक पहुंचाया जाता है। इससे आपको जज कर पाओगे कि आप किस तरह का ऐसे लिख पा रहे हो, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, डजेंट मैटर, चाहे इन दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया। लेख है एक LEKH, लेख। ये सब इनोवेटिव नेम्स आइडिया आते रहते हैं, पता नहीं। मैं सोने जा रहा था एक दिन, मैं तो सो करके मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, तो किसी का PDF आया, मैंने पढ़ा, 2-3 PDFs मैंने पढ़े। बोला कि इन लोगों को थोड़ा ऊपर उठाना ज़रूरत है, उठाओ, इनको ज़रूरत है। ये अगर थोड़ा टॉप पोजीशन पे पहुंचेंगे ना तो देश समाज का बहुत भला होगा, ठीक है। जेन्युइन लोगों को ऊपर उठना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके आसपास अगर जेन्युइन लोग हों, आप अगर फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो तो बूस्ट कर दीजिए ना, बूस्ट कर दीजिए, भगवान दुआ देगा, ठीक है। मतलब पुण्य मिलेगा आपको, इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सीरियसली बता रहे हैं। इसलिए जो जेन्युइन लोग हैं उनको ऊपर पहुंचाइए, जो फेक लोग हैं उनको वो तो ऑब्वियसली रोकिए, उनको फेक लोगों को ऊपर पहुंचने से रोकिए, इतना ही कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको आप जब तक जड़ से आप जब तक चीज़ें को नहीं करेंगे ना तो वो चीज़ें होंगी नहीं। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका जो स्वप्न है एक खुशनसीब या फिर एक सुनहरा भारत, उसको बनाने के लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा कि जो जेन्युइन लोग हैं उनको ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप धक्का दे के उठाएं, चाहे आप अगर ऊपर हैं तो आप टान करके उठाएं, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये आप समाज के लिए बेहतर ही, देश के लिए बेहतर है। आई होप इतना
समझ में आ गया होगा। अरे বুঝেছিস কি না, বুঝেছিস তো করতে পারো তুমি, বুঝলি? ঠিক আছে, রাখছি, बाय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।